हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल। कोर्स चल रहा है हमारा कैलकुलस। अगला चैप्टर हमारे पास में इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, एंड इन दिस चैप्टर विल बी डीलिंग विथ सच टाइप ऑफ इंटीग्रल्स जो इम्प्रॉपर होते हैं। अब इम्प्रॉपर क्या है वो समझते हैं थोड़ा। आपने एक टर्म सुना होगा रीमैन, सुना है ये? रीमैन प्रोफेसर का नाम है, मैथमेटिशियन का नाम है। इन्होंने डेवलप किया अपना इंटीग्रेशन और ऐसी तकनीक जिससे बिना ग्राफिकल अप्रोच लिए हुए पार्टीशन के हेल्प से, अलजेब्रा के मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इस वाले इंटीग्रेशन में वी डोंट मेक एनी ग्राफ। नॉर्मल जो आपका इंटीग्रेशन आपका होता था, जस्ट लाइक योर डेफिनेट इंटीग्रल्स, उसमें कोई फंक्शन होता था और दो कुछ लिमिट्स दिए रहते थे, a और b, एंड दिस इज योर फंक्शन। और यदि अगर आपको इंटीग्रेशन करना होता था, इंटीग्रेशन f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b, इसको क्या बोलते थे? इट गिव्स एरिया अंडर कर्व। अब क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आया है कर्व, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको फिगर बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, सॉरी। तो यहाँ पे आपको फिगर बनाना पड़ेगा एंड दिस गिव्स द एरिया अंडर द कर्व। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच में जो कुछ भी हम लोग को एरिया मिलता था, तो वहां से हम लोग इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते थे। सो दैट वाज द मीनिंग। फॉर दिस वी नीडेड द कर्व, बट इन केस ऑफ रीमैन इंटीग्रेशन कर्व की जरूरत नहीं होती। algebraically with the help of partitions and meshes we used to solve this integration। इतना बात समझ में आए। दोनों ही केसेस में, चाहे रीमैन इंटीग्रेशन हो चाहे आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स में हो, आपका फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? बाउंडेड होता है। जो फंक्शन होता है ये क्या होता है? बाउंडेड होता है। अगर बाउंडेड नहीं तो आपका डिफाइंड होता है। फंक्शन आपका डिफाइंड होता है, अनडिफाइंड नहीं हो जाता। सेकेंडली, जो लिमिट्स होते हैं वो फाइनाइट लिमिट्स होते हैं। तो लिमिट में भी कोई इशू एज सच नहीं है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आप इंटीग्रेट करो सम फंक्शन, वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम 2 से लेकर के 7, तो आप क्या बोलोगे ये कि सर ये वाला एक डेफिनेट इंटीग्रल है। वेरी गुड। अगर डेफिनेट इंटीग्रल है तो बाय डिफॉल्ट इसकी एक सिंगल वैल्यू आएगी, 1 यूनिक वैल्यू मिलेगा अगर डेफिनेट इंटीग्रल है तो। लेकिन यही फंक्शन सपोज अगर इनडेफिनिट हो गया, इनडेफिनिट हो गया, तो इनडेफिनिट को ही हम बोल देंगे इम्प्रॉपर। अब इनडेफिनिट और इम्प्रॉपर बात समझिए। एक इंटीग्रेशन f ऑफ x dx लिखा है हमने, एक इंटीग्रेशन f ऑफ x dx लिखा है हमने, लिमिट लगा दिया, एक में लिमिट नहीं लगाया है। डेफिनिट का मतलब होता है हमें पता है कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ पे ख़त्म करना है। सो वी नो वेयर टू स्टार्ट, वेयर टू स्टॉप। बट हियर वी डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, वेयर टू स्टॉप। फाइन। तो कंफ्यूजन देखिए,
कुछ लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल को ही इनडेफिनिट बोल देते हैं, लेकिन ऐसा सच होता नहीं है, क्योंकि इनडेफिनिट का मतलब है आपको पता नहीं है कि कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ पे ख़त्म करना है, आपको बस इंटीग्रेट करना है। डेफिनेट केस में आपको शुरुआत, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, यू नो इट वेरी वेल। सो इस वाले इंटीग्रल को आई विल कॉल दिस एज माई डेफिनेट इंटीग्रल, और इस वाले इंटीग्रल को आई विल कॉल दिस एज माई इनडेफिनिट इंटीग्रल। सो योर इनडेफिनिट इंटीग्रल एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल विल नॉट बी सेम। इतनी क्लैरिटी रख लो, क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि जो इम्प्रॉपर है वही इंडेफिनिट है, जो इंडेफिनिट है वही इम्प्रॉपर है। नहीं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल there is no limit, definite integral there is limit. When it comes to definite integral, there is a sub categorization of a definite integral कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ तक जाना है वो आपको पता है, लिमिट्स लगा हुआ है। तो ये जो केस है आपका डेफिनेट इंटीग्रल का, इसी का एक सबसेट मान लीजिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल, या रादर आप क्लासिफाई अगर हम करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि एक होता है प्रॉपर इंटीग्रल, एक होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। प्रॉपर इंटीग्रल में क्या खासियत है? दिस प्रॉपर इंटीग्रल, योर फंक्शन इज defined at all points, it is bounded, limits are finite, ये तीन चीजें होंगी। Function is defined at all points, bounded, limits are finite. When it comes to improper, इन तीनों में से कोई गड़बड़ाया वो improper हो गया। तीनों में से कोई भी अगर गड़बड़ा गया तो वो improper हो गया। Generally these two things are taken simultaneously together. तो इसको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। Improper integral can be sub classified in three kinds. First kind, second kind, third kind. This third kind is nothing but first plus second kind. दोनों का कॉम्बो जब अगर आपको दिख जाएगा तो उसको हम थर्ड काइंड वाली कैटेगरी में डाल देंगे। फर्स्ट काइंड में क्या होता है? लिमिट में प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम इन लिमिट। देयर इज अ प्रॉब्लम इन लिमिट। सेकेंड काइंड में प्रॉब्लम इन फंक्शन, फंक्शन में प्रॉब्लम इन फंक्शन। और यदि अगर इसको और इसको दोनों क्लब हो जाए, दोनों ही कैटेगरीज अगर दोनों तरह के फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जा रहे हैं किसी इंटीग्रल में, तब हम बोलेंगे कि वो थर्ड काइंड है। लिमिट में प्रॉब्लम कहने का मतलब है कहीं लिमिट में आपको लोअर लिमिट में कहीं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दिख गया, अपर लिमिट में कहीं पे आपको प्लस इन्फिनिटी दिख गया, दोनों ही अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी दिख गए, इन्फिनिटी सिंबल कहीं ना कहीं अगर आपको लिमिट में दिख गया तो वो फर्स्ट काइंड कहलाएगा। लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट विल बी फाइनाइट, आपको ए से बी तक जा सकता है। बीच पॉइंट पे कहीं ना कहीं फंक्शन आपका अनबाउंडेड हो जा रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे देयर इज नो लिमिट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी लिमिट्स में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लिमिट आपको इन्फिनिटी फर्स्ट काइंड में देखने के लिए मिलेगा। सेकेंड काइंड में फंक्शन आपका अनडिफाइंड या अनबाउंडेड हो जाएगा, और थर्ड काइंड में दोनों के कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे।
सो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिख करके देता हूँ, आप आइडेंटिफाई करो कि वो प्रॉपर इंटीग्रल है या इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, और यदि अगर प्रॉपर इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर है, तो कौन से काइंड का है. सो लेट अस स्टार्ट. इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 4 1 बाय एक्स प्लस 2 डी एक्स. सेकेंड 0 से लेकर के इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर डी एक्स. थर्ड माइनस इन्फिनिटी से लेकर के b साइन एक्स डी एक्स. फोर्थ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e पावर x डी एक्स. फिफ्थ 0 से लेकर के 1 बाय एक्स डी एक्स. सिक्स्थ 2 से लेकर के 5 1 बाय एक्स माइनस 3 या डी एक्स बाय एक्स माइनस 3. dx by x minus 3. Number 7 3 to 7 dx upon x minus 3 x minus 7. Number 8 dx upon x minus 5 2 से लेकर के इन्फिनिटी. ओके, और कुछ लिख लो. नंबर 9 इंटीग्रेशन 2 to इन्फिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर. नंबर 10 माइनस इन्फिनिटी टू 10 dx upon x square plus 8. Number 11 minus infinity to infinity cos x dx. Number 12 0 से लेकर के a dx upon x. ढेर सारे एग्जाम्पल्स कर देते हैं, बेटर क्लैरिटी होगी आपको. नंबर 3 2 से लेकर के 7 dx बाय x माइनस 4. 14 2 से लेकर के 10 dx अपॉन x माइनस 7 x माइनस 8. गुड, दैट्स गुड. सो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एक एक करके आप देखिए. अभी जो मैंने आपको सब इधर कैटेगराइजेशन करा दिया कि इंटीग्रल्स अगर हम लोग देखें तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्लासीफाई करेंगे. एक प्रॉपर इंटीग्रल है जिसका फंक्शन डिफाइंड होता है सारे पॉइंट्स पे, जो कुछ भी आपके इनपुट पॉइंट्स हैं. सेकेंडली द फंक्शन इज शुड बी बाउंडेड, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी कंसिडर दिस फंक्शन डिफाइंड एंड बाउंडेड टू बी synonymous. Limits are finite. An improper integral, here we have three different categories. Category 1, that is kind 1, kind 2, kind 3. In the first kind we have in a problem in which the limit the infinity terms or symbol comes into picture. Second kind, there is a problem in the function where the limit doesn't have any problem, but the input points when put in the function gets disturbed. So there is a problem in the function. And in the third kind, when we have a combo of first and second kind, that we call improper integral of third kind. Now let's check which integral is of which kind. So in the first example, as you can see, there is no problem in the limit. So it is 2, 4. Okay.
The function is also defined at 2, 4 and all the points between 2 and 4. The function is defined. The function is not getting undefined or unbounded. ऐसा हो ही नहीं रहा है कि फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है 2 से 4 के बीच में. -2 पे अनडिफाइंड हो रहा है, बट -2 इज नॉट इन आवर रेंज, वो लिमिट में है ही नहीं. सो दैट इज वाई इट इज मेकिंग दिस इंटीग्रल एज अ प्रॉपर इंटीग्रल. मैं PI लिखूंगा प्रॉपर इंटीग्रल के लिए. लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड एग्जाम्पल. हियर एज यू कैन सी 0 से इन्फिनिटी, कहीं भी लिमिट में आपको इन्फिनिटी वाला सिंबल दिख जाए, इम्प्रॉपर. तो पहले एट अ स्ट्रेच इम्प्रॉपर आइडेंटिफाई करते हैं. लिमिट में इन्फिनिटी दिख गया, दिस इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल. लिमिट में इन्फिनिटी आ गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल. लिमिट में इन्फिनिटी आ गया है, कोई एक भी आ जाए, इम्प्रॉपर इंटीग्रल. ओके, तो इतना तो हमें पता चल गया लिमिट देख करके आइडेंटिफाई करना कि कौन सा इम्प्रॉपर है कौन सा प्रॉपर है. लेकिन इम्प्रॉपर में सिर्फ लिमिट ही नहीं चेक करना होता है, आपको फंक्शन भी चेक करना होता है. तो हमने लिमिट तो देखा, कोई इन्फिनिटी नहीं है, ठीक है, पहला स्टेप हो गया. लेकिन रुकेंगे नहीं, फंक्शन भी चेक करेंगे. क्या ये फंक्शन इस पूरे जोन में डिफाइंड है हर जगह? हाँ, क्योंकि ये अनडिफाइंड सिर्फ एक ही पॉइंट पे है, -2 पे. लेकिन -2 2 से 4 के बीच में आता नहीं, 2 से पहले आता है, तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है. इस पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए ये वैलिड है, प्रॉपर है. सेकेंडली, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के इन्फिनिटी, तो इसमें तो कुछ बात ही नहीं है. कौन सा काइंड का हो गया ये? विच काइंड इट इज? ऑफ कोर्स इट इज फर्स्ट काइंड. जहां जहां आपको इन्फिनिटी का सिंबल लिमिट में दिख जाए, डायरेक्ट हम फर्स्ट काइंड बोल देंगे. सो दिस इज फर्स्ट काइंड, दिस इज फर्स्ट काइंड. ऑलराइट, इतना तो हमें पता चल गया. बचा ये 2 एग्जांपल्स. देखने से लग रहा है कि प्रॉपर हो सकता है, लेकिन यहां रुकेंगे नहीं, फंक्शन में आएंगे. फंक्शन में लोअर लिमिट जैसे ही हम इसमें पुट कर रहे हैं 1/0, दुनिया खत्म हो जा रही है. दुनिया खत्म होने का मतलब फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है, फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है. सो जब कभी भी आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है, लिमिट आपका फाइनाइट लिमिट्स है, 0 से लेके 1, ऑफ कोर्स इन्फिनिटी नहीं है, तो ये भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है. बट दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑफ सेकेंड काइंड. ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कौन से काइंड का हुआ? सेकेंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल हुआ. देन वी हैव 2 से लेकर के 5. देखने से लग रहा है प्रॉपर, लेकिन रुकेंगे नहीं, फंक्शन पे आएंगे. फंक्शन चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे 3 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है. क्या 3, 2 और 5 के बीच में एग्जिस्ट करता है? हाँ, बिल्कुल करता है. सो दैट इज वाई दिस मेक्स दिस इंटीग्रल एज अ इम्प्रॉपर इंटीग्रल. और क्योंकि लिमिट में इन्फिनिटी नहीं है, सो दैट इज वाई विल कॉल दिस एज अ सेकेंड काइंड. दिस इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड. थोड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं. ये वाले फंक्शन में 3 से 7 फाइनाइट लिमिट दिख रहा है, रुकेंगे नहीं, फंक्शन चेक करेंगे. फंक्शन चेक करो कि 3 पुट करो, डब्बा गोल हो जा रहा है. 7 पुट करो, यहाँ भी डब्बा गोल हो जा रहा है. 3 - 3 0, 0 आ गया डिनोमिनेटर, दुनिया खत्म, खत्म, अनडिफाइंड हो गया, अनबाउंडेड हो गया. सो दिस इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड. नंबर 8, लिमिट में आपको इन्फिनिटी दिख गया, साथ ही साथ 2 से लेकर के इन्फिनिटी पे जब आप जा रहे हो, तो बीच में एक ऐसा 0.5 मिलेगा जहां पे भी फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको कॉम्बो दिख रहा है, फंक्शन भी आपका अनबाउंडेड हो जा रहा है किसी ना किसी पॉइंट पे इस रेंज के, और लिमिट में भी आपको इन्फिनिटी दिख जा रही है. सो दैट इज दिस इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड. क्यों? क्योंकि कॉम्बो है ना, फर्स्ट काइंड है, सेकेंड काइंड, दोनों कॉम्बो. इधर भी चेक कर लेते हैं हम लोग. 0 से लेकर के इन्फिनिटी, कहीं पे भी जाओ, फंक्शन आपका अनबाउंडेड तो नहीं हो रहा है, लिमिट में प्रॉब्लम है. सो दैट इज वाई इट इज फर्स्ट काइंड. साइन एक्स में चले आओ, -इन्फिनिटी से लेकर के भी फंक्शन में आपका तो वो चीज़ आपका हो नहीं रहा है. इसकी लिमिट टेंडिंग टू करोगे तो +1 -1 ऑसिलेट करेगा, बट अनडिफाइंड आपका नहीं, तो ये आपका फर्स्ट काइंड का प्रॉब्लम है. फिर यहाँ पे देखो e⁻x,
ई पावर एक्स में यहाँ पे इसको माइनस इन्फिनिटी 1/∞, जीरो, फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जा रहा है. सो दिस इज मेकिंग एज नॉट फर्स्ट काइंड, दिस इज थर्ड काइंड. क्यों? क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं 1/∞, 1/∞, जीरो, दुनिया खत्म, तो फंक्शन अनबाउंडेड हो जा रहा है. सो हम थर्ड काइंड इसको बोलेंगे. यहाँ पे भी 2 से 5 के बीच में अगर आप जाओगे तो ऑब्वियसली ये सेकेंड काइंड का प्रॉब्लम है, इन्फिनिटी नहीं है. ये आपका सेकेंड काइंड का प्रॉब्लम है, इन्फिनिटी नहीं है. यहाँ पे आ जाते हैं 2 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी दिख गया, ठीक है, फर्स्ट काइंड हो सकता है. बट फंक्शन भी चेक करेंगे कि 2 से लेके इन्फिनिटी तक हमें जाना है और ये फंक्शन अनबाउंडेड होगा 0 के लिए, लेकिन 0 तो 2 से इन्फिनिटी के बीच में आता नहीं, तो ये कौन सा काइंड हो जाएगा? सो दिस इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड. देन वी हैव नंबर 10, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 10 तक जाओ. किस पॉइंट पे जाकर के ये आपका अनडिफाइंड होगा? अनडिफाइंड तब होगा जब डिनोमिनेटर 0 होगा. डिनोमिनेटर 0 करने के लिए x² + 8 शुड बी इक्वल टू 0, विच इज नेवर पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल यू आर इन द रियल डोमेन. कॉम्प्लेक्स डोमेन में आयोटा लेकर के आओगे तो हो जाएगा, लेकिन आपको आयोटा में जाना नहीं है क्योंकि आप रियल डोमेन में हैं. तो इट इज फंक्शन कैन नेवर बी अनबाउंडेड, सिर्फ लिमिट में आपको प्रॉब्लम है. सो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया फर्स्ट काइंड. क्योंकि ये काइंड आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं. 0 से लेकर के a, फंक्शन में तो कोई इश्यू है नहीं, लेकिन 0 पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है. सो दिस मेक्स सेकेंड काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड. 2 से लेकर के 7 लिमिट में कोई इश्यू नहीं है, 4 में प्रॉब्लम हो जा रही है, 4 2 और 7 के बीच में आता है. सो दिस मेक्स second kind, improper integral of second kind. Here 7 में फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, 8 में फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा. 7 और 8 दोनों ही बीच में आते हैं, 2 और 8, 2 और 10 के बीच में. सो दैट इज वाई दिस इज ऑफ सेकेंड काइंड. वाई? बिकॉज यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी वाली नहीं है. सो दिस इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड. आई होप इतना क्लैरिटी हो गया होगा आपको कि हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन से इम्प्रॉपर इंटीग्रल किस काइंड का है, किस टाइप का है. डन. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेज. अगला स्टेज में अब हम लोग हर कैटेगरीज को एक एक पकड़ेंगे और उसका कन्वर्जेंस को चेक करेंगे, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग है. यहाँ पे डायरेक्टली तो हम लोग वैल्यू पुट करके चेक कर रहे हैं, लेकिन इन्फिनिटी पुट कर देना, दिस इज नॉट मैथमेटिकली दैट करेक्ट. आपको क्या करना पड़ेगा? लिमिट के मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है, फंक्शन में कोई इनपुट को फीड करना और फंक्शन की लिमिट निकालना दो अलग अलग बातें हैं. फंक्शन में वैल्यू को पुट करना और फंक्शन की लिमिट निकालना दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक नहीं है. सो पुट द हेडिंग. अब हम लोग एक एक काइंड करके प्रोसीड करेंगे. कैसे अब हम लोग इसको डील करेंगे. थोड़ा क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन में आपको और क्लैरिटी के साथ लिखा देता हूँ, क्योंकि आपको ये नोट्स प्रिपेयर करने हैं. पुट द हेडिंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड. improper integral of first kind. What does it say? The definite integration in which the upper or lower or both limits are infinite but integrand is bounded
integrand is bounded in the range, रेंज यहाँ पे वो लिमिट्स के बारे में बात हो रही है, is called improper integral of first kind. improper integral of first kind. एग्जाम्पल लिखो इसका, 2 से लेकर के इन्फिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से 10 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी cos x dx, like this. In all the cases, as you can see, सारे केसेस के लिए इसमें देखो अपर और लोअर और बोथ लिमिट्स आर इनफाइनाइट, या तो अपर लिमिट या तो लोअर लिमिट या बोथ द लिमिट्स आर इनफाइनाइट, ये होगा. बट द इंटीग्रैंड इज बाउंडेड इन द रेंज. इंटीग्रैंड क्या है? इज बाउंडेड इन द रेंज. रेंज मतलब जो कुछ भी आपको ये रेंज दिया हुआ है ये बाउंडेड होगा. तो इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर देखो 2 से लेकर के इन्फिनिटी में कोई भी एक ऐसी पॉइंट नहीं मिलेगी जहां पे फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है. माइनस इन्फिनिटी से 10 के बीच में कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे ये फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है. माइनस इन्फिनिटी से कॉस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे अनबाउंडेड हो रहा है. यहाँ पे देख करके घबराना मत कि यहाँ पे हम कॉस इन्फिनिटी क्या होगा. कॉस इन्फिनिटी एज सच कुछ होता नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी इज़ नॉट अ डेफिनेट वैल्यू, इट्स अ वेरी वेरी बिग नंबर. तो इस पर थोड़ा सा स्ट्रेस डाल देते हैं क्योंकि कन्फ्यूज रहते हैं बहुत लोग. जैसे कॉस एक्स का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कॉस एक्स का ग्राफ यूँ मिलेगा और ये चलता ही चला जाएगा. सो अगर हम इधर चले गए टेंड करा गए प्लस इन्फिनिटी, और यदि अगर हम इधर भी आ गए माइनस इन्फिनिटी, दोनों ही सिचुएशन में लाइक दिस, दोनों ही सिचुएशन में कहीं भी कोई एक ऐसा पॉइंट कहीं आपको दिख रहा है जहाँ पे फंक्शन आपका ब्रोकन है या अनडिफाइंड है? नहीं दिख रहा. It is defined for all the values of x in positive x-axis, and it is defined for all the values of x in negative x-axis. This is your negative x-axis, this is positive x-axis, this is positive y-axis, and this is negative y-axis. This is nothing but f of x. फंक्शन की वैल्यूज यहाँ दिखती है ना, फंक्शन की वैल्यूज इधर नहीं मिलती है. इनपुट में देखो x की वैल्यू जैसे हम ऐसे बढ़ा रहे हैं, हर पॉइंट पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहा है ना. जैसे यहाँ पे मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको? +1 मिलेगा. मिनिमम कहाँ मिलेगा? यहाँ पे -1 मिलेगा. लेकिन मिलेगा कहीं पे भी चले जाओ, वो ऑसिलेट कर रहा है, +1 -1 +1 -1 +1 -1. फंक्शन इज नॉट गेटिंग अनबाउंडेड. इसको अनबाउंडेडनेस नहीं बोलते हैं. सो many students are confused or get confused. Is our limit cos x when x tends to infinity क्या होता है? कुछ लोग क्या करेंगे, सर cos infinity undefined, ये कर देंगे cos infinity undefined. But this is wrong. अरे ऐसे कैसे? आपको फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है ना कि कितना आपको वो फंक्शन अप्रोच कर रहा है उस वैल्यू को. जैसे ही आप x को इन्फिनिटी पे टेंड करा रहे हैं, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, फंक्शन जो है 2 पॉइंट्स के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, डांस कर रहा है, +1 -1 +1 -1. सो दिस इज एन ऑसिलेटिंग लिमिट. सो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे लिमिट cos x as x tends to infinity, so this gives you +1
-1. So that means you don't have a unique value of limit. तो जब कभी भी लिमिट की यूनिक वैल्यू नहीं मिलती है हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. क्या बोलेंगे? इट इज ऑसिलेटिंग. इट इज ऑसिलेटिंग. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा. लिमिट यू गेट अ सिंगल यूनिक वैल्यू एंड जब आप तक आपको सिंगल यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी तो आपको कैसे करोगे लिमिट का? समझ में आ रहा है? व्हेन x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो ये होगा सिचुएशन, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. लेकिन हम इन्फिनिटी भगा करके कुछ फाइनाइट कर दें तब देखो क्या होता है. व्हेन लिमिट cos x, व्हेन x अप्रोचेस टू लेट्स से π/2 दे देते हैं क्योंकि ये cos है तो डिग्री के टर्म्स में होगा ना, तो ऑब्वियसली डिग्रीज ही अप्रोच कर रहा होगा. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सर्कुलर फंक्शन है, तो इनपुट भी आप डिग्री ही दोगे ना. यहाँ किलोग्राम लीटर सेंटीमीटर तो नहीं दोगे आप क्योंकि इसका तो यूनिट है कॉस जो है वो डिग्रीज को मेजर करता है या रेडियंस को मेजर करता है. तो यदि अगर आप इसको रेडियन में रखे हो तो ऑब्वियसली x विल टेंड टू सम वैल्यू टाइम्स रेडियन. तो अगर मैंने cos x लिखा है तो यहाँ π/2 क्या है? रेडियन है. ओके अगर मैंने सपोज लिखा है लिमिट cos x डिग्री लिखा है, सो योर x डिग्री इज टेंडिंग टू व्हाट और x इज टेंडिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू दिस 90 लिखेंगे. सिंपल सा बात है. दोनों ही सही चीज़ें मतलब सही चीज़ें हैं लेकिन वी प्रेफर दिस. लेकिन ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया है? डिग्रीज के टर्म्स में लिखा है. तो देखो जैसे ही हम x की, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम x का वैल्यू π/2 पे जाएंगे, π/2 का मतलब यहाँ पे होगा कहीं, तो जैसे ही x की वैल्यू π/2 को अप्रोच कर रही है ये जो फंक्शन है वो किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को. cos 90 क्या होता है? 0 होता है ना. अप्रोच किसको कर रहा है? राइट हैंड साइड से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से. दिस x इज अप्रोचिंग टू π/2. उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड से भी अगर जाएगा तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? इसी को अप्रोच कर रहा है. मतलब इधर से, जब इधर से कर रहे हो तो ये ससर के, सॉरी कहाँ गया, सपोज मान लो व्हेन यू आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो पहले फंक्शन यहाँ था, इससे खिसक करके इधर से 0 को अप्रोच कर रहा है. और जब राइट हैंड साइड से कर रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ थी, फिर यहाँ से ऐसे खिसक करके 0 की तरफ वैल्यू अप्रोच कर रही है. सो इस केस में नीचे से ऊपर ऐसे जा रहा है. समझ रहे हो ना? अप्रोच करने का सेंस समझ में आ रहा है. तो 0 हो जाएगा उसका आंसर. लेकिन जैसे ही हमने लिमिट cos x एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी कर दिया तो वो हाईएस्ट +1 पे जा रहा है, -1 पे लोएस्ट पे जा रहा है. एंड सेम चीज़ एप्लीकेबल फॉर निगेटिव ऑल्सो, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में भी करो तो वही होगा +1 -1, क्योंकि cos x जो है वो क्या है? एक पॉजिटिव फंक्शन है, सॉरी एक क्या बोलते हैं ना, इसका इवन फंक्शन है. सो जब हम -x पुट करेंगे तो cos -x cos x होता है. सो जब हम x टेंड्स टू -∞ पुट करेंगे ना, माइनस डाल देंगे यहाँ पे, ऐसे करेंगे तो वही चीज़ सेम फंक्शन रह जाएगा. cos ऑफ -x इज नथिंग बट cos x. फिर वहाँ पे भी प्लस माइनस लगा देंगे. sin x अगर करोगे तो उसमें भी वही बात है, +1 -1 +1 -1 फ्लक्चुएट ऑसिलेट करता रहेगा. ये क्लैरिटी आई? नेक्स्ट, ये चीज़ हम लोगों ने सीख लिया. सो फर्स्ट काइंड का. नेक्स्ट लिखिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड. नेक्स्ट राइटिंग इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल of second kind. Improper integral of second kind. The definite integration in which
the limits of integration, the limits of integration are finite but integrand having number of points of infinite discontinuity, number of points of infinite discontinuity is called improper integral of second kind, is called improper integral of second kind. Write some examples for this. Example we have 0 से लेकर के a dx by a कर दिया, 2 से लेकर के 7 dx by x minus 4 कर दिया, 2 से लेकर के 10 dx by x minus 7 x minus 8 कर दिया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टेटमेंट कि अगर कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन है जिसमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो फाइनाइट है, लिमिट फाइनाइट है, लेकिन इंटीग्रैंड जो है, इंटीग्रैंड का मतलब होता है कि जो अंदर में फंक्शन में जो है जिसको इंटीग्रेशन करना है, नंबर ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज है, हैविंग नंबर ऑफ फाइनाइट इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज, इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। यहाँ पे जैसे दिख रहा है 0 से लेकर के a, कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं, gx by x 0 पे तकलीफ है, लिमिट नहीं है, लेकिन किसी न किसी पॉइंट पे जा करके फंक्शन अनबाउंडेड हो जा रहा है। यहाँ पे 4 पे गड़बड़ हो जा रहा है, 2 से लेके 7 के बीच में 4 आता है, 7 और 8 पे गड़बड़ हो जा रहा है, 2 से 10 के बीच में आता है। तो आपने फर्स्ट काइंड और सेकेंड काइंड सीख लिया। नेक्स्ट रीडिंग लिखेंगे कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ सेकेंड काइंड। कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स of फर्स्ट काइंड, क्योंकि दोनों काइंड हम लोगों ने देखा है तो पहले फर्स्ट काइंड को कवर करते हैं। अब फर्स्ट काइंड जो है इसको मैं सब क्लासिफाई कर दे रहा हूँ। एक बोल रहा हूँ सेक्शन ए टाइप 1। टाइप 1 में माइनस इन्फिनिटी या टाइप 1 में दोनों ही ले सकते हो, इसमें जो लिया वही लेकर के चलते हैं। अपर लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, लेट्स से ए से लेकर के इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स वाला कोई क्वेश्चन है। सेकेंड में टाइप 2, टाइप 2 में माइनस इन्फिनिटी से लेकर के लेट्स से सपोज बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। और थर्ड में लिख लीजिए टाइप 3, दोनों में ही प्रॉब्लम है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स।
इस तरह के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, या तो अपर लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी, या तो लोअर लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी, या तो दोनों ही लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो टाइप 1 देखिए कैसे करेंगे। हियर वी हैव टाइप 1, इंटीग्रेशन a से लेकर के इन्फिनिटी f ऑफ x dx इफ गिवन, यहाँ पे लगाना है आपको लिमिट। तो मान लेंगे लेट से लिमिट इंटीग्रेशन a से, अब ये इन्फिनिटी मुझे नहीं चाहिए, आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, कैपिटल X कैपिटल Y, स्मॉल x करोगे तो इसके साथ कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए बेटर यूज कैपिटल। यू कैन टेक लैम्डा, k, वट एवर। तो हम लैम्डा लेकर के चल रहे हैं, लेट से a से लेकर के लैम्डा कोई वेरिएबल है और f ऑफ x dx, और हम लैम्डा टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको बताया कि फाइंडिंग द लिमिट एंड फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ f ऑफ इन्फिनिटी बताओ, आपके पास कोई फंक्शन है f ऑफ x, और आपको मैं बोल रहा हूँ कि f ऑफ इन्फिनिटी बताओ, अरे f ऑफ इन्फिनिटी मतलब क्या, कैसे बता सकते हैं? आई डोंट नो व्हाट इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज अ वेरी वेरी बिग लार्ज नंबर, ऑफ कोर्स फाइनाइट नंबर, बट अ लार्ज नंबर दैट आई डोंट नो, so that is why it is very difficult to find the exact value of that particular function. So this notion is actually wrong. ये notion ही गलत है कि infinity put कर दो, वो notion गलत है। हाँ, हमें पता है कि अगर डालेंगे सपोज 1/x है और f ऑफ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो गलत है। मतलब यहाँ पे जैसे हमने ये क्या कर दिया ना, आपके पास सपोज एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू, आपने डिफाइन कर रहा है 1/x कर दिया, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि f ऑफ इन्फिनिटी बताओ। एक्चुअली दिस नोशन इज रॉन्ग। हाउ कैन यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट? तो हम कैसे पुट करेंगे यहाँ पे आ करके? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो एक्चुअली ये नोशन ही गलत है। करने का तो हम यहाँ पे करें 1/इन्फिनिटी, हमें पता है 0 होता है, बट इन दिस 1/इन्फिनिटी, दिस इन्फिनिटी रिप्रेजेंट्स अ वेरी 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 लार्ज नंबर विच यू कैन थिंक ऑफ। ठीक है, लेकिन कोई भी एक डिफाइंड वैल्यू तो नहीं है इसकी, मल्टीपल वैल्यूज होंगे, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे, इसीलिए वी कैन नॉट गेट द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर, we cannot get the value of that particular function when we are putting x equals to infinity. So this entire notion is wrong. What is the correct notion then? We cannot find f of infinity, rather we can find limit. That is why the concept of limit has been developed in mathematics. So we can find the limit this function x when x is tending to infinity. So x equals to infinity and x tending to infinity, both are two different things. X equals to infinity is actually a wrong notion. X equal to infinity नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता ही नहीं। हमें पता रहेगा कौन वैल्यू है तब तो हम उस फलाना वैल्यू को डालेंगे, हमें पता ही नहीं कोई फलाना वैल्यू है। सो दैट इज वाई x equals to infinity is wrong. X tends to infinity or x approaches infinity, it means whatever the large value may be, I am just going closer to that. कितना भी लार्जर नंबर वैल्यू है हम उसके करीब जा रहे हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, आपके पास नंबर है 10 गो 9 है, और यदि अगर हम गए 9 गो 9 और 1 गो 8 लेकर के, वो भी तो अप्रोक्सीमेटली उसी के आसपास है ना, लेकिन अलग है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो एक कम है, 9 गो 9 और 1 गो 8 और 10 गो 9, एक नंबर का डिफरेंस है कि नहीं है? तो इसीलिए दो अलग अलग चीज़ें हैं अप्रोचेस। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इक्वल टू नहीं निकाल सकते, इसीलिए लिमिट का नोशन लगाया है यहाँ पे। अब बस आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ये वेरिएबल डाल करके, और लिमिट निकाल लेनी है। लिमिट निकालना आसान होता है, लिमिट हम लोग सीखे हैं लिमिट वाले चैप्टर में। गॉट इट? This is type 1. Then we have type B. Type B or type 2, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से लेकर के लेट से b f of x dx अगर है, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट इंटीग्रेशन
यहाँ पे तो कोई समस्या है नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। यू कैन डू टू थिंग्स, या तो आप यहाँ पे माइनस लेमडा कर दीजिए और लेमडा टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दीजिए, आप ये भी कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर आपको ये पसंद नहीं है तब आप लिमिट इंटीग्रेशन माइनस लेमडा नहीं दे करके हम लेमडा ही देंगे और यहाँ पे बी करेंगे और यहाँ पे लेमडा टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी करा देंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स करा देंगे। दोनों का मतलब सेम है क्योंकि अल्टीमेटली आप कर दोनों सेम चीज ही रहे। आई होप यू गॉट इट। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको कराऊंगा तो आपको क्लैरिटी आएगी। I have to wrap up the class. थर्ड टाइप लिख लीजिए, नंबर सी, टाइप नंबर 3। इसमें क्या होता है, हियर वी हैव बोथ द कॉम्बिनेशन माइनस प्लस, सो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको हम क्या करेंगे, विल ब्रेक इट। अगर आपको इंटीग्रेशन जाना है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में तो बीच में कोई भी कहीं पे रुक जाओ ना और दो सेगमेंट्स में तोड़ दो। सो इंटीग्रेशन हम माइनस इन्फिनिटी से लेकर के सी जा रहे हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर हम सी से शुरुआत करके इन्फिनिटी जा रहे हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कोई समस्या तो है नहीं, बीच में कहीं तो कुछ छोड़ा नहीं हमने, यहाँ से स्टार्ट किए इधर रुक गए थे, यहीं से रुक के इधर चले आए, तो कोई समस्या उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई। नाउ दिस हैज़ बिकम अ प्रॉब्लम ऑफ टाइप 2 एंड दिस हैज़ बिकम अ प्रॉब्लम ऑफ टाइप 1। इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट, लेट्स से लेमडा 1 से सी गए, लेमडा 1 टेंडिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कर दो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस सेकेंड वाले में लिमिट सी से लेकर के लेमडा 2 एंड लेमडा 2 टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दीजिए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, खेल खत्म हमारा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर यहाँ पे आपने अलग अलग लेमडा क्यों लिया है भाई मेरे, क्योंकि ज़रूरी है क्या कि ये और ये एग्जैक्टली सेम हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, कैसे संभव कैसे, क्योंकि आप माइनस इन्फिनिटी सपोज इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो और आपने एक नंबर चुना है 9 माइनस 999999999, कितना 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। इधर अगर आपने किया है तो सपोज हम ले रहे हैं, कितना लिया इधर, 3 3 6 2 8 है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और सपोज हम 8 ले लिए, एक नंबर का तो गैप हुआ ना, तो अलग हुआ कि नहीं हुआ, भले ही एक नंबर से अलग है लेकिन अलग है, सो अलग हो ही सकता है, एग्जैक्टली कैसे सेम हो सकता है, संभव नहीं है। प्रैक्टिकली हम लोग देखें तो कैसे संभव हो सकता है, संभव हो ही सकता है लेकिन जनरली नोशन में ज़रूरी है कि संभव एक हो, सेम हो, नहीं हो सकता। सो दैट इज़ वाई वी टेक डिफरेंट लैम्डास, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। नाउ लेट अस कम फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब एक टर्म आता है इसमें कन्वर्जेंस, इसको समझो, कन्वर्जेंस। जब कभी भी हम कन्वर्जेंस का बात करेंगे ना तो आपके दिमाग में फिगर कैसा बनना चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बाहर से सब दौड़े चले आ रहे हैं, मतलब यूं घुस रहे हैं पूरा अंदर, तो वो सेंस बनाता है कन्वर्जेंस। एक टर्म होता है डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस किसको बोलेंगे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से चीज़ें बाहर की तरफ निकल रही हैं, खुल रही हैं, बाहर की तरफ फैल रही हैं। नेचर के एग्जाम्पल आप देख सकते हो, फूल मुरझा जाना, तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, क्योंकि वो सारे सिकुड़ करके एक ऐसे बन रहे हैं,
क्लोज्ड हो जा रहे। डाइवर्जेंस में क्या, फूल खिल जाना, इस तरह से डाइवर्ज कर गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ये सेंस बस होना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड अलग अलग चीज़ें हैं, यू कैन यूज़ इट इन योर जनरल स्टडीज़, आप अपने इंग्लिश में भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने जैसे आपको बताया था कि कैसे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज के इस्तेमाल से काफ़ी अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छा बोल सकते हैं, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा हौले हौले आराम से। ठीक है, एक बार में सब सिखा दूंगा तो फिर क्या दिक्कत है, दिक्कत हो जाएगी। तो ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, इसका सेंस नोशन खाली याद रखिए। बाकी जो आपका रहा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इसके क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो हम लोग सीख लेंगे अगले लेक्चर में। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।